Hello everyone, Jai Shri Krishna. Welcome back to the channel. I am your mentor Dr. Kinjal Makwana. Welcome you all to the Chanakya Agriculture Institute. आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लांट ब्रीडिंग का जो पहला स्टेप है दैट इज़ क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। अगर प्लांट्स में आपको क्रिएशन करने हैं, वेरिएशन लाने हैं, तो आप उसे कैसे वेरिएशन लाएंगे, है ना। तो उसमें हमने देखा था डोमेस्टिकेशन। क्या देखा था? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हमें ग्राम्यन भी कहते हैं, जिसमें आप जंगली पादपों को मनुष्य द्वारा जो है खेती की जाती है या उन्हें उगाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन कहते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इसी में हमने देखा था जर्म प्लाज्मा। क्या होता है जर्म प्लाज्मा? किसी प्लांट का हेरिडिटरी मटेरियल, या हम कह सकते हैं किसी पादप का आनुवांशिक द्रव्य ही क्या कहलाता है? जनन द्रव्य कहलाता है। क्लियर? अब ये जो पादप है, ये जनन द्रव्य किसका आप कलेक्ट करेंगे, या किस जनन द्रव्य की हम बात कर रहे हैं? वो सभी जंगली फसल, या हम कह सकते हैं ऑल कल्टिवेटेड स्पीशीज़। ठीक है, जंगली फसलें और कल्टिवेटेड स्पीशीज़ जो है, उन संपूर्ण का, उन सभी का हम लोग क्या है, उन संपूर्ण हेरिडिटरी मटेरियल को या आनुवंशिक द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, जो अगर हम बात करें जनन द्रव्य के अंदर, हम लोगों ने कल इसके अंदर आने वाली विभिन्न प्रकार की जो लाइंस है वो डिस्कस करी थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की हमने कौन कौन सी लाइन पढ़ी थी? देसी किस्म पढ़ी थी, अप्रचलित किस्में पढ़ी थी, प्रजनन किस्में पढ़ी थी, खेती में उगाई जाने वाली किस्म हम लोगों ने पढ़ी थी, और नेक्स्ट हम लोगों ने एक वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स भी एक किस्म हमने इसमें पढ़ी थी। इसको फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी। वाइल्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, या जंगली प्रारूप क्या होता है? जंगली प्रारूप जो कि वाइल्ड स्पीशीज से किसी फसल की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? वाइल्ड फॉर्म कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जंगली प्रारूप वो होता है जिसमें वाइल्ड स्पीशीज जो है, जंगली प्रजाति है, उसी से ही क्या हुई है? फसल की उत्पत्ति हुई है, इसको वाइल्ड फॉर्म कहते हैं। और ये जो फसल है ना, फसल जो है, ये क्रॉप प्लांट्स है, इन्होंने इनके जैविक विकास के दौरान इनके भी क्या रहे होंगे? एंसेस्टर रहे होंगे। इनके भी क्या रहे होंगे? एंसेस्टर रहे होंगे, और इन्हीं पूर्वजों को हम कहते हैं वाइल्ड रिलेटिव्स। क्लियर? तो वाइल्ड रिलेटिव्स क्या है? जो फसल है, उनके जैविक विकास के दौरान इनके भी क्या रहे होंगे? पूर्वज रहे होंगे। उन्हीं पूर्वज, जो पूर्वज है वो कौन है? वाइल्ड रिलेटिव्स या जंगली संबंधियाँ। क्लियर? तो जनन द्रव्य को के अंदर हम लोगों ने ये सभी चीज़ें जो है डिस्कस करी थी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग टू आवर टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा। जनन द्रव्य का वर्गीकरण। जनन द्रव्य जो कि क्या होता है? सभी जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ है, वाइल्ड स्पीशीज़ है, उन सभी का हेरिडिटरी मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्मा कहते हैं, या इस हेरिडिटरी मटेरियल को ही हम क्या कह सकते हैं? जीन या एलील भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इस जर्म प्लाज्मा को जो है अलग अलग आधार पर क्या कर रखा है? वर्गीकृत कर रखा है। ठीक है, क्या आधार है वो समझे ज़रा। तो पहला जो वर्गीकरण दे रखा है, किसके आधार पे दे रखा है? ग्राम्यन के आधार पर। ठीक है, जनन द्रव्य का जो पहला वर्गीकरण दे रखा है, किसके आधार पर? ग्राम्यन के आधार पर, डोमेस्टिकेशन के आधार पर जो है जनन द्रव्य को दो वर्गों में बांटा है। पहला है कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्मा, सेकेंड वाइल्ड जर्म प्लाज्मा। ठीक है, कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्मा या कृषि जनन द्रव्य की अगर हम बात करें, तो ये वो जनन द्रव्य होता है जो कि खेतों में उगाई जाने वाली प्रजाति,
वो प्रजाति जिनका डोमेस्टिकेशन हो चुका है, जिन्हें आप जंगल से लाकर अब क्या कर रहे हैं, खेत में उगा रहे हैं, तो मतलब इनका डोमेस्टिकेशन हो चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है डोमेस्टिकेशन हो चुका है, इसलिए तो आप क्या कह रहे हैं, खेतों में उगाई जाने वाली प्रजाति। इनके जनन द्रव्य को हम क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड जर्म प्लाज्म या कृषीय जनन द्रव्य। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज जंगली जनन द्रव्य या जंगल में उगने वाली प्रजाति, जो जंगल जिनका डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है या जिनका ग्राम्यन जो है नहीं हुआ है, हम लोग उन्हें जंगल में से यहाँ नहीं लेकर आए, वो जंगल में ही है, तो ऐसे प्रजातियों को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रजातियों के जनन द्रव्य को हम लोग क्या कहेंगे, जंगली जनन द्रव्य। वेरी इजी। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने देखा वर्गीकरण किसके आधार पर था, ग्रामीण के आधार पर था। पहला दैट इज ये दो में डिवाइड कर रखा है, जो कि पहला है कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्म एंड द सेकेंड वन इज वाइल्ड जर्म प्लाज्म। क्लियर? ओके, सेकेंड जो इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी जनन द्रव्य को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ है उसके आधार पर। तो आप देखिए, देसी जनन द्रव्य, अपने ही देश में उत्पन्न जनन द्रव्य, जनन द्रव्य जो है कहाँ पे, अपने ही देश में। ठीक है, जिसे हम लोग इंडिजीनियस जर्म प्लाज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जस्ट ऑपोजिट विदेशी जनन द्रव्य। विदेशी जनन द्रव्य या आप कह सकते हैं आनुवांशिक द्रव्य या हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो अन्य देशों में उत्पन्न, अन्य देशों से, अगर आप आगे जाके इन जनन द्रव्य का क्या करने वाले हैं, कलेक्शन करने वाले हैं, तो अगर जो कलेक्शन आप कर रहे हैं यहीं से अपने देश में से ही ले रहे हैं, तो उस जनन द्रव्य को जो अपने देश में ही मिल रहा है उसे हमने क्या कह दिया, देसी जनन द्रव्य। और जो बाहर से आप लेकर आ रहे हैं एक्सोटिक जर्म प्लाज्म, या उसे हम क्या कह देंगे, विदेशी जनन द्रव्य कहेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है इसमें आप देखते हैं जीन पूल, जिसे हम लोग हिंदी में जीन कोश कहते हैं। मैं ये कहूँगी जीन कोश ही जनन द्रव्य है या जनन द्रव्य ही जीन कोश है। ठीक है, जनन द्रव्य जो है इसे हम लोग, जीन कोश को हम जनन द्रव्य भी कह सकते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक जर्म प्लाज्म। लेकिन हम इसमें उन जर्म प्लाज्म या उन जनन द्रव्य वाली प्रजातियों को इंक्लूड करते हैं जिनमें आपस में संकरण होता है अथवा हो सकता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देखें आप, जीन पूल जो है वो जनन द्रव्य ही है। ठीक है, पर इसमें हम जो जनन द्रव्य है वो किसका इंक्लूड करेंगे, उन प्रजातियों का इंक्लूड करेंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है आपस में या हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। इनको ही, इसके ही हम क्या कहते हैं, इसके जनन द्रव्य को जीन पूल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, वे सब उन सभी प्रजातियों या विभेदों को जिनमें आपस में संकरण होता है अथवा हो सकता है, इनमें उपस्थित जीनों एवं उनके विकल्पों को जीन कोश कहते हैं। वे सभी प्रजातियां जिनके बीच आपस में संकरण होता है, ठीक है, या हो सकता है, उन सभी प्रजातियों का जनन द्रव्य जीन पूल कहा जाता है। कौन सी प्रजातियों का जनन द्रव्य को जीन पूल कहते हैं, उन प्रजातियों का जिनके बीच में आपस में क्या होता है, संकरण होता है या हो सकता है। इनके प्रजातियों के जनन द्रव्य को ही हम क्या कह रहे हैं, जीन पूल कह रहे हैं। क्लियर? ओके, इंग्लिश में देखिए, द जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन ऑल स्पीशीज और वेराइटीज विच हैव हाइब्रिडाइज्ड और कैन बी हाइब्रिडाइज्ड विच ईच अदर आर कॉल्ड जीन पूल। क्लियर? तो जीन पूल आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। प्रजातियां हैं जो कि आपस में संकरण कर रही है या संकरण कर सकती है,
उन्हीं के जनन द्रव्य को हमने क्या कहा है, जीन पूल कहा है। ओके, जो जीन पूल है उसके 3 टाइप्स दे रखे हैं, 3 प्रकार बता रखे हैं। पहला जो टाइप है दैट इज प्राइमरी जीन पूल, या जिसे हम लोग प्राथमिक जीन कोश भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक जीन कोश की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें कौन सी प्रजातियां आती है, वे सभी प्रजातियां आती है जिनमें सफलतापूर्वक संकरण होता है और जिनके संकर उर्वर या फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी जीन पूल है इसके अंदर वो सभी प्रजातियां आएगी जो कि क्या है, उनमें आपस में, या हम कह सकते हैं उनमें ईजिली हाइब्रिडाइजेशन होता है और उनसे जो प्राप्त संतानें होती है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ठीक है, इसको एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, जीन पूल प्राइमरी, जीन पूल प्राइमरी। ठीक है, इन प्रजातियों के बीच में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है, ईजिली हो रहा है। ठीक है, और इनसे प्राप्त जो संतान है वो कैसी है, फर्टाइल है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी जीन पूल, द्वितीयक जीन कोश। द्वितीयक जीन कोश सदस्यों का संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाई से होता है। ठीक है, अगर आप क्रॉस कराते हैं किसका, दिस इज प्राइमरी जीन पूल और ये सेकेंडरी जीन पूल के मेंबर्स। प्राइमरी जीन पूल और सेकेंडरी जीन पूल, इनके बीच में आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट से, ये हम कह सकते हैं बहुत ही कठिनाई से ये होता है। क्लियर, और इनसे प्राप्त जो संतानें होती है F1 संकर बंध्य स्टेराइल होते हैं अथवा आंशिक उर्वर पार्शियल क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। पार्शियल फर्टाइल, पूरी तरह से फर्टाइल नहीं है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपने देखा था कि यहाँ पर F1 में जो संतानें हैं वो क्या है, फर्टाइल है, कंप्लीटली फर्टाइल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो संतानें हैं वो आंशिक उर्वर है या कह सकते हैं स्टेराइल है। ओके, क्रॉस किसके बीच में हो रहा है, जीन पूल 1 मतलब प्राइमरी जीन को प्राथमिक जीन कोश और द्वितीयक जीन कोश के सदस्यों के बीच में। थर्ड देखिए क्या है इसमें, तृतीयक जीन कोश। इस समूह में उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है जिनका प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ संकरण बहुत कठिन होता है। प्राइमरी जीन पूल का क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं हम, टर्शरी जीन पूल के साथ, और इनके बीच में जो क्रॉस कराते हैं, जो संकरण कराते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे तो डिफ़िकल्ट है लेकिन यहाँ पे तो और ही ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट कह सकते हैं हम। ठीक है, होता है, और इनसे प्राप्त जो प्रोजेनी है, संतान है, ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, F1 पीढ़ी है, उनके पौधे पूरी तरह से कैसे होते हैं, बंध्य होते हैं, हम कह सकते हैं स्टेराइल होते हैं। क्लियर एवरीवन, तो हमने 3 टाइप्स के जीन पूल पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी जो जीन कोश है इनके अंदर जो सभी प्रजातियां होती है, इनके अंदर जो सभी स्पीशीज़ है, उनमें जब क्रॉस होता है तो वो बहुत ईजिली होता है, और इनसे प्राप्त जो प्रोजेनी या संतान होती है वो कैसे होती है, फर्टाइल होती है, पूरी तरह से उर्वर होती है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंडरी जीन पूल में। इनमें हम क्रॉस किसके बीच करा रहे हैं, प्राइमरी जीन पूल और किसके बीच में, सेकेंडरी जीन पूल के सदस्य के बीच में, और इनमें जो संकरण या क्रॉस जो होता है वो बहुत क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, कठिनाई से होता है।
और इनसे प्राप्त जो संतानें हैं वो कैसी होगी? इनसे प्राप्त जो संतानें हैं वो कैसी होगी? स्टराइल होगी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज टर्शरी जीन पूल। इसमें हम लोग क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं? प्राइमरी जीन पूल और टर्शरी जीन पूल। इनसे जो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। और इनसे जो प्रोजेनी आएगी वो प्रोजेनी पूरी तरह से बंध्य होगी या स्टराइल होगी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के जीन पूल पढ़े। ओके, हम लोग इस डायग्राम से भी इसे समझ सकते हैं। देखिए ज़रा, जीन पूल 1, इसमें प्राइमरी जीन पूल दिस वन, स्पीशीज दैट कैन बी ईजिली क्रॉस्ड। वही हमने पढ़ा कि प्राइमरी जीन पूल के अंदर वो स्पीशीज आती है जो कि क्या होती है? क्लोजली रिलेटेड होती है, और उनके बीच में जो क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हम कह सकते हैं ईजिली होता है, ठीक है। कंप्लीट क्रोमोसोम पेयरिंग होती है, ठीक है। सेकेंड जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल, various species that can be crossed with gene pool 1 या प्राइमरी जीन पूल। हमने इसमें किसके साथ क्रॉस कराया है? प्राइमरी जीन पूल के साथ में क्रॉस कराया है, सेकेंडरी जीन पूल के बीच में, इन दोनों के बीच में। और ये जो है क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। और इससे प्राप्त जो प्रोजेनी है वो क्या है? पार्शियली हम कह सकते हैं फर्टाइल है या स्टराइल होती है। और इसमें तो सभी कैसी होती है? फर्टाइल होती है, ठीक है। इसमें पूरी तरह से इनकम्प्लीट क्रोमोसोम पैरिंग, पूरी तरह से क्रोमोसोम पैरिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें आप देखें कंप्लीट क्रोमोसोम पैरिंग, ठीक है। थर्ड वन इज टर्शरी जीन पूल, रिलेटेड स्पीशीज वेर इन जीन ट्रांसफर इज नॉट ईजी। इसमें क्रॉस किसके बीच में हो रहा है? प्राइमरी जीन पूल और टर्शरी जीन पूल के बीच में। इसमें जो क्रॉस होता है वो क्या है? इसमें जीन का जो ट्रांसफ़र है इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसमें जो क्रॉस है इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ओके। और इनसे प्राप्त जो हाइब्रिड, इनसे प्राप्त जो प्रोजेनी है, हाँ, वो कंप्लीटली कैसी होती है? स्टराइल या लीथल, कंप्लीटली स्टराइल या लीथल। जो पिछले हमने स्लाइड में जो चीज़ें समझी वही का वही सेम चीज़ें यहाँ पर हमने समझी है, बट ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में। एग्जाम में आप इस तरह की भी जो है डायग्राम बना के अगर समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, ओके। तो दिस आर 3 टाइप्स ऑफ जीन पूल, ओके। नेक्स्ट आते हैं जो कि है हमारा जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण, जर्म प्लाज्म कलेक्शन तो हमने पढ़ा है ना, जनन द्रव्य। अब इसका क्या करना है? हमें संरक्षण करना है, कलेक्शन करना है। जनन द्रव्य को ऐसी स्थिति में रखना, अब हमने उस जो भी मटेरियल है या हम कह सकते हैं प्रोपैगेटिंग मटेरियल्स है, बीज वगैरह जो भी है ना, उनको ऐसी कंडीशन में रखना जो कि जिसमें नष्ट होने की न्यूनतम आकांक्षा हो, मतलब कि जो नष्ट डिस्ट्रॉय ना हो, है ना, नष्ट होने की न्यूनतम आशंका हो। इसकी प्रविष्टियाँ को या तो सीधे खेत में उगाया जा सके अथवा खेत में उगाने के लिए सफलतापूर्वक तैयार करने की प्रक्रिया को ही जनन द्रव्य संरक्षण कहा जाता है। जो जनन द्रव्य है, आनुवंशिक द्रव्य है प्लांट का, है ना, हेरिडिटरी मटेरियल जो है प्लांट का, उसी को ही हमने क्या कहा है? जर्म प्लाज्म कहा है, जनन द्रव्य कहा है। अब उस जनन द्रव्य का हमको क्या करना है? कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है। तो संरक्षण कैसे करेंगे? हमें उसे बचाना है, किससे? कि वो नष्ट ना हो, और हो तो कम से कम हो, ठीक है। और उसको हमें क्या करना है? खेत में उगाया जा सके, या खेत में उगाने के लिए उसे क्या करना है? तैयार करना है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन द्रव्य संरक्षण कहते हैं।
ठीक है। अब जनन द्रव्य जो संरक्षण है ये दो विधियों से होता है। कंजर्वेशन पढ़ा है आप सभी ने। कंजर्वेशन जो है वो दो मेथड हम कह सकते हैं या दो विधि से होता है, जो कि है इन सीतु कंजर्वेशन और एक है एक्स सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु कंजर्वेशन या हम कह सकते हैं स्वस्थान, जब आप कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट में ही करा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इन सीतु कंजर्वेशन। जब जनन द्रव्य को उसी स्थान जिसमें वह प्राकृतिक रूप में उगता है संरक्षित किया जाता है, जहाँ पर वो नेचुरली प्रेजेंट है उसी ही फॉर्म में उसके नेचुरल हैबिटेट में ही हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, एंड दैट इज नोन एज इन सितु या स्वस्थान जनन द्रव्य संरक्षण कहा जाता है। अगर हम आप बात करें आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है ना, टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो टाइगर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने जो हम कहते हैं वहाँ पे उसके नेचुरल हैबिटेट में हमने उसको क्या कर रखा है, कंजर्व कर रखा है। ठीक है, तो वहीं पे ही हम उसको क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। इसी में अगर आप जनन द्रव्य देखें, जिस क्षेत्र में मानव गतिविधियों से परे घोषित करके ऐसी व्यवस्था की जाती है तो जनन द्रव्य का कोई खतरा नहीं हो, ऐसे सुरक्षित क्षेत्र को जीन सेंचुरी कहते हैं। जैसे मैंने समझाया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे हम टाइगर को उसी के हैबिटेट में क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हिली एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसी हमारी प्लांट स्पीशीज़ है जो कि रेयर है या लुप्त होने वाली है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो हमने इस पूरे एरिया को क्या किया है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़, बियॉन्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे ना रहे और इस पूरे एरिया को हमने क्या कर दिया है, कंजर्व कर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, जीन सेंचुरी कह सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस क्षेत्र को मानव गतिविधियों से परे घोषित करके ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जनन द्रव्य का कोई खतरा नहीं हो। इसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है उसी के ही हैबिटेट में। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र को जीन सेंचुरी कहा जाता है, जिसे हम लोग इन सीतु के अंदर पढ़ते हैं। ओके, एक्स इन मीन्स उसी जगह, एक्स मीन समझ लो आउट ऑफ दैट एरिया, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ कंजर्व ना करके हम लोग उसे कहीं और ले जाकर कंजर्व करते हैं। दैट इज नोन एज एक्स सीतु कंजर्वेशन। जनन द्रव्य को उसके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षित करना बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व ना करके प्राकृतिक स्थान या आवास से दूर ले जाकर उसे हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्स सीतु कंजर्वेशन कहते हैं। ओके, तो दो तरह के हमने कंजर्वेशन पढ़े जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में, एक तो इन सीतु क्या होता है वो देखा और एक्स सीतु क्या होता है वो देखा। इन सीतु में हमने क्या देखा, जीन सेंचुरी। अब इसी में ही देखें आप एक्स सीतु, बाह्य स्थान संरक्षण निम्न रूप से किया जा सकता है। एक्स सीतु, तो एक्स सीतु में सबसे पहला आता है बीज बैंक, सीड्स है ना। इनमें प्लांट ब्रीडिंग में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो है आगे जाके क्या करना है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ विकसित करनी है ना। तो जो एट प्रेजेंट अभी वेराइटी है या जो पहले वाइल्ड स्पीशीज़ जो वेराइटीज़ है, इन सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन तो करना पड़ेगा, है ना, संरक्षण तो करना पड़ेगा। क्योंकि आगे जब हमें कभी किसी जाति या किसी प्रजाति की कोई किस्म की हमें कुछ कैरेक्टर्स चाहिए तो हमें वो तो सेफ प्रोटेक्ट करके रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब आप जो कंजर्वेशन है या हम कह सकते हैं जो संरक्षण है वो आप किसका कर रहे हो, स्पेशली सीड्स का। और सीड की एक बैंक बनी हुई है, वो बैंक है जहाँ पर आप जाएंगे जहाँ पे सीड का क्या है, संरक्षण हो रहा है। ठीक है, और ये किस में आती है, एक्स सीतु के अंदर आती है। हम लोग उसको कलेक्ट करके उसको कहीं एक जगह कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज सीड बैंक। पादप या क्षेत्र बैंक, प्लांट और फील्ड बैंक। फील्ड में कोई फील्ड है, उस फील्ड में खेत मान लें हम लोग,
वहाँ पे हम लोग किसी प्लांट को, पूरे प्लांट को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, सीड था, लेकिन यहाँ पे हम पूरे प्लांट को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, संरक्षण कर रहे हैं, दैट इज पादप या क्षेत्र बैंक। प्रोरोहाग्र बैंक, शूट टिप बैंक। शूट टिप बैंक क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं शूट टिप क्या है ना। या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्लांट्स का जो शूट वाला पार्ट है, इसके टिप से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें सभी को पता है कि जो शूट है उसकी टिप में क्या पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, सेल्स कह सकते हैं। क्या होती है ये सेल्स, जो कि कंटिन्यूस डिवीजन करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, तो इनकी टिप को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा एक पूरे प्लांट को, होल प्लांट को क्या कर सकते हैं, कल्चर करके कंजर्व कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर हम मेथड किस में यूज़ करते हैं, वो प्लांट्स जिनमें बीज रहित प्लांट्स होते हैं, बीज नहीं होते हैं, तो उनमें हम लोग इस तरह का कंजर्वेशन मेथड जो है अपना सकते हैं। क्लियर एवरीवन। तो शूट टिप बैंक, जहाँ पर आप क्या करेंगे, शूट टिप्स को क्या करेंगे, एक बैंक है जहाँ पे शूट टिप है किसकी, प्लांट्स की, और वो क्या हो गया, वहाँ पे उसका हम कंजर्वेशन कर रहे हैं। क्या इससे हम लोग क्या डेवलप करेंगे, वायरस फ्री प्लांट या डिजीज़ फ्री प्लांट जो है, इससे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोशिका एवं अंग बैंक, सेल एंड ऑर्गन बैंक। सेल्स है ना, प्लांट के सेल्स है, उन्हें हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर हम लोग क्या करते हैं, जब इस पर कलेक्शन जो कह सकते हैं संरक्षण करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लोग कोशिका और उसके अंग कह सकते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, संरक्षण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए बैंक। डीएनए जीन है ना, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये डीएनए जो है हम लोग इन विवो करते हैं। डीएनए को कंजर्व कैसे करते हैं, इन विवो, कैसे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग उस डीएनए को स्टोर करते हैं। क्लियर। तो ये जो है डीएनए बैंक, एक्स सेतु के अंदर सीड बैंक, प्लांट और फील्ड बैंक, शूट टिप बैंक, सेल एंड ऑर्गन बैंक और डीएनए बैंक। क्लियर। तो ये सभी जो है कंजर्वेशन के मेथड्स हैं जो कि एक्स सेतु के अंदर आते हैं। ओके। जनन द्रव्य संग्रह हम पढ़ ही रहे हैं इसे, तो किसी भी फसल एवं उसके जंगली संबंधियों, कल्टीवेटेड स्पीशीज और वाइल्ड स्पीशीज की बहुत सी किस्मों या जीन प्रारूप के संग्रह को उस फसल का जनन द्रव्य संग्रह या जीन बैंक भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ है और वाइल्ड स्पीशीज़ है, उनके जीन प्रारूप को, उनके किनको, जीन प्रारूप को जो है संग्रह करना, कंजर्व्ड करना ही क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संग्रह, या इसे हम लोग जीन बैंक जो है कहते हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखें, सीड बैंक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो सीड बैंक में आप देखें, जर्म प्लाज्मा स्टोर एज सीड, जर्म प्लाज्मा को आप किसके फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, सीड के फॉर्म में, और वेरियस जीनोटाइप, अलग अलग प्लांट्स के जो है अलग वेरियस जीनोटाइप है, उनको सीड के फॉर्म में जर्म प्लाज्मा को हम कर रहे हैं स्टोर। सीड कंजर्वेशन इज क्वाइट ईजी, रिलेटेबल, सेफ एंड नीड्स मिनिमम स्पेस। सीड्स आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेबिलिटी। इनको स्टोर करने के आधार पर या स्टोरेबिलिटी के बेसिस पर दो तरह के सीड्स जो है आपके इसमें बता रखे हैं। ऑर्थोडॉक्स सीड्स विच कैन ड्राई टू लो मॉइस्चर कंटेंट एंड स्टोर एट लो टेम्परेचर विदाउट लूजिंग देयर विएबिलिटी,
ठीक है, वो सीड्स जिन्हें हम लोग लो मॉइस्चर कंटेंट और लो टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सीड्स कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड्स इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स सीड्स। एग्जाम्पल सीड्स ऑफ जो पल्सेज है या सिरिल्स हैं, उन सबके सीड्स को हम इस फॉर्म में या उनको ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहा जाता है, जो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर कंटेंट पे क्या है, ड्राई करके हम उनको स्टोर कर सकते हैं। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या है, रिकैल्सिट्रेंट सीड्स क्या होती है, वेरी ड्रास्टिक लॉस इन विएबिलिटी, डिक्रीज विथ अ डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट, कितने मॉइस्चर कंटेंट तक इसे हमें स्टोर कर सकते हैं, 12 to 13%। सिर्फ और इनमें मॉइस्चर कितना, 12 to 30% से अगर कम हुआ तो उनकी वेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो आर नोन एज रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। जितनी भी फ्रूट सीड्स है इसमें, जैसे वो सभी लीची वगैरह, इनमें जो है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स जो है ये कहलाते हैं। तो सीड के स्टोरेबिलिटी के आधार पर हमने दो तरह की सीड्स देखे, एक तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो कि लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पर जो है स्टोर कर सकते हैं हम लोग, और ये जो है 12 to 13% मॉइस्चर पर स्टोर हम कर सकते हैं। इससे नीचे गया तो ये अपनी वेबिलिटी क्या कर लेंगे, लूज कर लेंगे। तो इन सीड्स को हम कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। ओके, देखिए ये सीड स्टोरेज। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, सीड बैंक कलेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। सीड बैंक को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखा है। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है, बेस कलेक्शन। सीड कैन बी कंजर्व अंडर लॉन्ग टर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा कलेक्शन कहलाता है जब लॉन्ग टर्म के लिए सीड्स को रखना है, दैट इज नोन एज बेस कलेक्शन। कितना, 50 to 100 ईयर तक अगर आपको वो सीड को स्टोर करके रखना है तो वो जो कलेक्शन कहलाएगा दैट इज बेस कलेक्शन। कितने पे, -20 डिग्री सेल्सियस पर ये हम लोग इसको स्टोर करते हैं विथ 5% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, दे आर डिस्टर्ब ओनली फॉर रीजनरेशन। सिर्फ और सिर्फ इनको हम लोग टेस्टिंग के लिए जब वापस से निकालते हैं, रीजनरेशन देखते हैं इनकी टेस्ट की, इनसे आगे नेक्स्ट जनरेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस टाइम पे सिर्फ इनको डिस्टर्ब किया जाता है, बाकी इनका कलेक्शन हम लोग इतने ईयर्स तक कर सकते हैं। एक्टिव कलेक्शन की अगर हम बात करें, सीड्स आर स्टोर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड द सीड मॉइस्चर इज बिटवीन 5 to 8%। ठीक है, द स्टोरेज इज फॉर मीडियम ड्यूरेशन। मीडियम ड्यूरेशन इसमें लॉन्ग टर्म, इसमें मीडियम टर्म के लिए, और इसमें कितने 10 to 15 ईयर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं। दिस कलेक्शन आर यूज फॉर इवेल्युएशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एक्सेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज वर्किंग कलेक्शन। सीड्स आर स्टोर फॉर 3 to 5 ईयर्स एट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस and they usually contain 12% moisture, 10 to 12% जो है moisture आप इसमें देख सकते हैं। Such materials are regularly used in crop improvement program। जब plant breeding programs चलाए जाते हैं तब जो है इसमें आप देखेंगे वर्किंग कलेक्शन में से जो प्लांट ब्रीडर्स है वो क्या करते हैं, सीड का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटीज इन जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, इसमें आप देखिए जनन द्रव्य संरक्षण में की जाने वाली क्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, संग्रह, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन आप किस सोर्स से कर रहे हैं और जो कलेक्शन है वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, सीड के फॉर्म में कर रहे हैं या उसके प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स आप कर रहे हैं तो उसको किस तरह से स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं। संरक्षण, कंजर्वेशन। थर्ड वन सूचीबद्ध, कैटालॉगिंग। जो भी हमने जर्म प्लाज्म का कलेक्शन किया है ना, कलेक्शन किया है, उनको कंजर्व किया, उन सबको हमें क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, डॉक्यूमेंट उसका रेडी करना है, उसका हमें रिकॉर्ड रखना है, तो इसमें कैटालॉगिंग सूचीबद्ध करते हैं। गुणन एवं वितरण, जो भी जर्म प्लाज्म है उसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड
डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। और लास्ट में उसको हम क्या करते हैं, उपयोग या उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर द क्रिएटिंग न्यू वेराइटीज़। ओके, तो ये जो है एक्टिविटीज़ ऑफ इन जर्म प्लाज्म में आप देखते हैं। ओके एक मिनट। जनन द्रव्य संग्रह, जिसमें किसी फसल एवं उससे संबंधित प्रजातियों के विश्व भर से एकत्रित किए गए विभेद हो, उसे विश्व संग्रह कहते हैं। ठीक है, विश्व संग्रह हम किसे कहेंगे, जिसमें हमने फसल और उससे संबंधित प्रजातियों विश्व भर से क्या कर रखी है, एकत्रित कर रखी है। ये अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखें, कलेक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत में NBPGR में भारतीय राष्ट्रीय जीन बैंक स्थित है। भारत में NBPGR हमने पढ़ा था, नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में, वहाँ पर कहाँ पे, इंडियन नेशनल जीन बैंक स्थित है। इस जीन बैंक के अंतर्गत जनन द्रव्य को बीज बैंकों, प्रक्षेत्र बैंकों, मंद वृद्धि कल्चरों एवं निम्न ताप संरक्षित जाइगोटी भ्रूण के रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे NBPGR के वहाँ पे ही क्या है, किस नाम से है, इंडियन नेशनल जीन बैंक, वहीं पर ही इन सभी को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। NBPGR मुख्यालय के बीज बैंक में जनन द्रव्यों को आधार संग्रह के रूप में लंबी अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाता है, जबकि सक्रिय कलेक्शन को मध्य अवधि के लिए ब्यूरो मुख्यालय इसके क्षेत्रीय स्टेशन पर अनुरक्षित करते हैं। तो पूछ लिया जाए कि जो बेस कलेक्शन है वो कहाँ करते हैं, NBPGR में करते हैं, और एक्टिव कलेक्शन अगर जो है वो कहाँ पे, ब्यूरो मुख्यालय पे या इसके क्षेत्रीय स्टेशनों पर हम लोग मेंटेन करते हैं। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जर्म प्लाज्म का क्लासिफिकेशन देखा, जीन पूल क्या होता है वो देखा, जीन पूल के टाइप्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन देखा, जो कि है इन सीटू एंड एक्स सीटू, और हम लोगों ने एक्स सीटू के अंदर सीड बैंक, फील्ड बैंक, है ना, और हम देख सकते हैं कि इसमें सेल एंड ऑर्गन जो बैंक है वो भी हम लोगों ने देखा। NBPGR कहाँ पे ये सारा कलेक्शन रखा जाता है, कहाँ पे जीन बैंक है, नेशनल जीन बैंक NBPGR में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू।